हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन डिफेंस कैटेगरी। और आज हमारे साथ है अश्मिका शांडिल्या। शी हैज़ क्रैक्ड AFCAT 2 2021 and she has also cracked CDS 2 2021. She is a very bright candidate and she is going to crack this examination and SSB very soon. सो आज वो हमारे साथ बात करने के लिए आज बेंगलोर में अनअकैडमी के ऑफिस में आई हैं। सो आज आई वेलकम हर टू अनअकैडमी एंड आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हर, अबाउट उसकी जो जर्नी है, उसने कैसे प्रिपरेशन किया था, विच विल हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड एक प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होता है उसके बारे में। वेलकम अश्मिका। Thank you, sir. Thank you for having me over here. I'm really privileged to be over here. And yeah, starting about my journey. So, yes, as sir has mentioned, I have cleared AFCAT 2 2021 as well as CDS 2 2021. And I started my preparation in 2020 and late 2020s, like after for CDS 2 2020, and then I cleared AFCAT in my second attempt and CDS in my third attempt. So this was all. And moving forward, how I prepared it, so it was completely based on Unacademy. I prepared everything from Unacademy, and even for AFCAT and CDS as well. I followed for mathematics, I followed Sandeep sir, and for English I followed Siddhant Sharma sir, and for GS I followed Shri Pratik sir. And these were the things, and there are many much more to tell apart from this, that because of which I could clear it. So यस अश्मिका, हम लोग कुछ थोड़ी से एकदम सिंपल बातें करेंगे। यू गॉट अ ब्यूटीफुल नेम। नाम किसने रखा है? मेरी मम्मी ने रखा है। थैंक यू। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी टीचर है एंड मेरे डैडी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इन बिहार गवर्नमेंट। ओके, सो यू आर फ्रॉम बिहार। यस, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार में आप कहाँ से हो? बिहार में मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। वेस्ट चंपारण से। और वेस्ट चंपारण से हाउ वाज योर जर्नी? अभी आप बेंगलोर में हो, तो यहाँ पे बेंगलोर आना कैसे हो गया? सर एक्चुअली मैंने अपने 11th एंड 12th रांची से की थी। उसके बाद से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए, जैसे जेई एंड ऑल सभी देते हैं बीटेक करने के लिए। तो मतलब बीटेक में करना चाहती थी, बट मैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहती थी। आई डेंट वांटेड टू परस्यू फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, सो आई वाज गेटिंग फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीटेक। सो आई डिसाइडेड माई अल्टीमेट गोल इज टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेज। इवन इफ आई जॉइन BSc और एनी अदर बैचलर डिग्री, I would be eligible to appear for the exams. So I preferred going for BSc. So for that I applied in Delhi University, but I couldn't clear the cutoff. As you know, my marks in 12th was not that good, so I couldn't clear it. So I came to Bangalore because my maternal grandfather and grandparents are here. So that's why I came to Bangalore, and I think it was a good decision. ओके, ग्रेट। उसके पहले आपको मतलब डिफेंस में जाना चाहिए ऐसा आपको कब लगा था सबसे पहले? या ये बचपन का सपना था या धीरे धीरे समझ में आने लग गया, ऐसा कैसे था? हाँ, एक्चुअली ये बचपन का ही सपना था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। मतलब तब से जब से मुझे याद है, तो मुझे हमेशा से यही था कि मुझे आर्म्ड फोर्सेज में ही जाना है, बिकॉज मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आर इन आर्म्ड फोर्सेज। तो वहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन आया कि, और उनको जब मैंने देखा, वो मैंने बहुत क्लोजली देखा, लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद दैट। तो द रिस्पेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म एंड दैट पैशन इनसाइड माय हार्ट, सो मुझे था कि मुझे यही करना है। तो सो हियर आई एम एंड और आप जब प्रिपरेशन कर रही थी एट दैट टाइम एनडीए खुला भी नहीं था for हाँ, females. एक्चुअली So यस। अभी कैसे लगता है? what was your first reaction when you learned that कि now NDA has been open for women? हाँ, मुझे लगा उफ, ये थोड़ी टाइम थोड़ी और पहले हो होना जाता चाहिए था, तो मुझे भी मौका मिल जाता। हाँ, वही लगा मुझे भी। बट कोई नहीं, अभी जो अपॉर्चुनिटीज है, विल मेक बेस्ट आउट ऑफ इट एंड विल ट्राई टू ओके, गेट। आपने ग्रेजुएशन आपने कहा था आपने रांची में किया। मैंने 11th एंड 12th रांची। 11th-12th रांची में किया। यस सर। सो यू आर फ्रॉम वेस्ट चंपारण, वहाँ से रांची तक का जर्नी कैसे है? सर वहाँ पे ना, जहाँ पे मैं जहाँ वेस्ट चंपारण बेतिया से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्कूल्स में 11th एंड 12th की उतनी ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अभी अच्छी थोड़ी नहीं थी, बहुत हाँ। बेटर हो गई है, तब नहीं थी। तो तब मेरे पेरेंट्स ने भी डिसाइड किया कि हाँ, और रांची में जिस स्कूल में मैं पढ़ी,
it is one among the best school in entire Bihar and Jharkhand. So I got admission, I cleared the written and I got admission over there, so we were very happy. तो मैं वहाँ चली गई, फिर वहाँ से मैंने 11 वहाँ 12 से आप वहाँ पे आप अकेले रही या मतलब हॉस्टल यस में सर रही? हॉस्टल में रही ओह थी। दैट्स ग्रेट। एक साल मैं हॉस्टल में रही थी और नेक्स्ट ईयर मेरा भाई आ गया था, तो हम साथ में ही रहते थे। ही वॉज ऑल्सो डूइंग 11th and 12th फ्रॉम रांची इटसेल्फ। अच्छा, डू यू थिंक दैट कि हॉस्टल में रहने से कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं? मतलब लोगों ने घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। डू यू बिलीव इन दिस और यू हैव सम अदर ओपिनियन अबाउट इट? यस अ लॉट एक्चुअली। हॉस्टल में रहने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, मतलब वी बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट यू नो। और हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लोग मतलब एक्सपोजर, फिर लोग कैसे मिलते हैं, कैसी थिंकिंग होती है। और जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो एक वो होता है कि हमें जो बोलते हैं ना हमारे आर्म फोर्सेज में कि अडेप्टेबिलिटी, कि किसी भी सिचुएशन में यू कैन सर्वाइव, बिकॉज यू नो स्टेइंग विद अ पर्सन हु इज़ altogether a stranger for you, Yes, and completely then different. yeah, and then you both like Yes. compromise and stay together, and then you develop good bond. So these are the things that teaches अच्छा, you a lot. I'll ask completely different question. Yes sir. In the same context, रांची में हॉस्टल में खाना कैसे था? So it was pathetic. Exactly, and that is what I would always say. I had been to hostel even during my graduation. तो many people, many students और candidates आई सी कि हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता है। यार मम्मी सारी जगह पे तो आने नहीं वाली ना खाना देने के True. लिए, लेकिन मम्मी नौकरी भी नहीं दिला सकती। तो ये खाना एक ऐसी चीज है, यू हैव टू गेट अडेप्टेड टू दैट। True. एंड आई बिलीव कि जब तक हॉस्टल वॉस्टल में है वहां तक खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन सारे ही लोग बाहर जाते हैं, सारे ही लोग सर्वाइव करते हैं। सो वी नीड टू लर्न दिस। और एक ये छोटा सा अडेप्टेशन है। हम लोग की लाइफ में एक एक छोटे छोटे अडेप्टेशंस करते जाएंगे ना, वी बिकम सो फ्लेक्सिबल दैट वी कैन सर्वाइव एनीवेयर। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर कल फोर्स में जाने वाले तो जंगल के बीच में थोड़ी कोई मम्मी के हाथ का खाना देने वाला है। Yes इट्स ऑल sir. अबाउट मेंटालिटी Yes sir. कि नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा या कर लूंगी, मैं बाहर सर्वाइव कर लूंगा या कर लूंगी। जो लोग आज एट दैट स्टेज इतनी छोटी चीज के लिए अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। Exactly. इवन इन द फोर्सेस, Yes. आई हैड बीन पार्ट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट आल्सो। मैंने मेडिकल ऑफिसर करके भी काम किया। दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉब। आई आल्सो वर्कड एज असिस्टेंट लेक्चरर। दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट जॉब। लेकिन जब फोर्सेस में गया, ये पूरा लाइफ ही अलग है। आपको उसके पहले आपने जो भी किया है सारा चीज़ें पीछे छोड़ना पड़ता है। खाना तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन द आपका जो माइंडसेट है, जो आप एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट से एकदम रिजिड एनवायरनमेंट में चले जाते हो, इट इज जस्ट लाइक एट द एज ऑफ 24-25 यू आर गोइंग अगेन इनटू द बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे आप Correct. कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फॉर दैट यू नीड अडेप्टेबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई अडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट attributes or traits they are looking for in SSBs, they are looking for in interviews of Exactly. the forces. यस सर। एंड वैसे जब हम जाते हैं हॉस्टल्स में रहने के लिए, तो फिर जैसे मेरा पर्सनल मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि खाना नहीं अच्छा मिलना ये बहुत छोटी चीज़ होती है। Exactly, ये exactly. बहुत छोटी बहुत छोटी प्रॉब्लम चीज़ होती होती है, इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू स्टे अलोन। Right. तो खाना तो मुझे कभी से कुछ इशू लगा नहीं। हाँ, अच्छा नहीं मिलता था, बट दैट वाज नॉट वेरी बिग इशू फॉर मी। Exactly. It is an issue, but it is not very big वेरी issue. बिग, एग्जैक्टली। Once you accept this fact, आप हो जाते हो फ्लेक्सिबल, आप हाँ, एडजस्ट करना सीख जाते हो। मैगी वैगी चोरी एग्जैक्टली। छुपे मैगी बनाना आपने भी सीखा होगा, सभी लोग करते हैं। वही। गुड गुड गुड। सो अभी रांची के बाद, रांची में आपने 11th-12th किया, वहाँ से आप बेंगलोर आ गई पढ़ने के लिए। मतलब आपके फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा होगा, उसके बारे में क्या बताएंगे? आपके मम्मी पापा का जो कंट्रीब्यूशन है आपके इसमें, तो उसमें क्या बताना चाहेंगे आप? सर माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, एंड वो हमेशा ही चाहते हैं, मैं और मेरे भाई, कि हमें बहुत अच्छा एजुकेशन मिले। तो उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ रांची जाके पढ़ना चाहिए, और तभी मैं 10th में थी तो इतने जल्दी मुझे भेज दिया। और फिर बैंगलोर, तो हमारे बिहार से तो बैंगलोर काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। तो फिर और बीएससी करने के लिए बैंगलोर। तो उस टाइम पे देवर मतलब काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे रिएक्शंस भी कि बीएससी करने के लिए बैंगलोर, इतनी दूर कौन जाता है। तो बट बीएससी करना है तो घर के या बाजू वाले कॉलेज से कर लो, एक्चुअली यहाँ पे आराम से पास भी हो हाँ जाओगे शायद से। वही तो माई पेरेंट्स ऑलवेज टुक अ स्टैंड फॉर मी, आई ऑलवेज हैड देयर बैक। सो दे यूज टू आंसर कि अगर इसको बीएससी ही करना है तो हम वही कराएंगे ना इसको अच्छी जगह से। तो दैट वाज देयर ओपिनियन। You are a lucky girl to get such a great parent, and I I'm guess sure so. they are
lucky parents to get such a courageous girl like you. Yes, sir. Well, Fortunate enough. you are good. ये एस्पिरेशंस होनी चाहिए कि हम लोग कुछ तो करके दिखाएंगे, बाहर जाएंगे, अपने आप को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलते, जब तक ये करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगेन, इसीलिए Correct. ये जो फोर्सेस फोर्सेस में देखते ही यही चीज़ है, पर्सनालिटी फैक्टर्स, कि आप करेजियस हो कि नहीं, अडेप्टेबल हो कि नहीं, ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करते हो, दैट इज व्हाट दे लुक इन Yes, द sir. एसएसबीज, राइट? True. और आपने कहा था आपका एक भाई भी है, छोटा भैया, बड़ा भैया? छोटा है सर वो मुझसे. अच्छा, वो क्या कर रहा है? वो ही इज परसुइंग बीटेक ओके, ही इज परस्यूइंग बीटेक वेयर? फ्रॉम मैसूर. मैसूर में? या अच्छा, ही इज आल्सो इन बेंगलोर, या मींस मतलब पास कर्नाटक, में, हाँ, कर्नाटका। कर्नाटका. ग्रेट, वो भी अकेला रहता है? हाँ, ही स्टेज इन अ हॉस्टल ओवर देयर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, एंड लकी हो आप, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, स्पेशली लड़कियों को। एक तो पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते, पढ़ने के लिए सपोर्ट उतना ही लेवल का रहता है जिसमें शादी हो जाए। करेक्ट. और जॉब वॉब के बारे में तो ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों ने जॉब करके क्या ही करना है। तो अब तक का आपका जो जर्नी है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? डू यू थिंक दैट women should pursue such kind of aspirations which are so big, कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? Definitely, sir. I believe that in nowadays there is no like difference between the Right. gender between a male and a female, and whatever your heart says, not only about the armed forces, whatever be it, one should always pursue, because like one can excel only in the domain where he or she is interested, Right. and it takes courage sometimes. Even I was working, so I quit my job. I decided though I wanted to pursue my master's, so one should always go ahead and pursue, like do what he or she wants. तो लड़कियों को भी यही है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंडिपेंडेंट हो. Right. मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा से हमें यही सिखाया कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा एजुकेशन होना भी इज़ इम्पॉर्टेंट. लड़की अगर इंडिपेंडेंट हो जाती है तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में? मीन्स इट्स वेरी जेनेरिक क्वेश्चन, बट इट इज वेरी रिलेटेबल व्हेन आई सी द डिफरेंस बिटवीन, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पुणे, तो महाराष्ट्र में जो विमेन का कंडीशन है, या फिर तमिलनाडु में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में है, एंड वंस यू स्टार्ट शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स, तो यू विल सी अमेजिंग ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट. एटीट्यूड्स। सो आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस आता है? यू आर पार्ट ऑफ द बेंगलोर नाउ, या सो बेंगलोर में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। डू यू फील दैट देयर इज एनी डिफरेंस और देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हेन इट कम्स टू मींस विमेन? ऐसा कुछ आपको फील हुआ क्या कभी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि वुमेन के एजुकेट होने से क्या होता है. ऐसे हम सब भी हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी एंड है. फॉरगेट अबाउट कर द क्लासिकल निश आंसर, या क्लासिकल जो हम लोग क्लीशे आंसर जिसको बोलते हैं कि नहीं यार, लड़की पढ़ेगी तो घर को संवारेगी या बच्चों को पढ़ाएगी, फॉरगेट अबाउट दैट, आई डू नॉट वांट दैट। या ठीक है, वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। वो करेक्ट. लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट टू मी, एंड दैट शुड बी द कंसर्न ऑफ द सोसाइटी रादर करेक्ट. देन उसके बच्चों का क्या होने वाला है। व्हाई शुड एग्जैक्टली. इट ऑलवेज बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उसके लिए? सो आई डू नॉट वांट दैट। या सो व्हाट चेंजेस इन हर ओन लाइफ कैन दिस ब्रिंग? अकॉर्डिंग टू मी, अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो शी इज़ वेरी मच वेल अवेयर्ड, एंड डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है, कि मतलब शी कैन मेक अ वेरी गुड डिसीजंस इन हर लाइफ, बी इट choosing a good career, like financial, like balancing financial things as well, and even we cannot deny from the fact that at the end we have to get married, so Right, even choosing a good partner is also needs a good like intelligence, Understanding, so intelligence, right. is also like उस वे में भी बहुत हेल्प करता है. Right. तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिना एजुकेशन के तो आई डोंट थिंक. Now, don't you think that कि अभी आपका एजुकेशन अच्छा है, बेंगलोर में हो, do you think that without education you would have survived this long? और रादर एक सोसाइटी ने एक बना के रखा है, उसमें फिर हम लोग
डायरेक्टली जो रोल दिए जाते हैं कि शादी करना है, सेवा करना है, उसी में फंस जाते थे, राइट? यू वुडंट इवन हैव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आप जहाँ पे बैठे हो आपको बहुत लोग जानने वाले हैं, यू हैव क्रैक्ड प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस, एंड ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो ओपन भी होते हैं, ये दरवाजे खुलते भी नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए। करेक्ट। तो सर ये तो है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले तो चीज़ें एक्सप्लोर करें राइट, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और हमारा किस में इंटरेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड में ना, लोग ये भी एक्सक्यूजेस देते हैं कुछ लोग कि हमारे तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं सपोर्ट करते। नहीं करते। वट आई बिलीव कि वंस यू स्टार्ट गिविंग योर हार्ड वर्क राइट, एंड यू स्टार्ट शोइंग डेडिकेशन, उन्हें भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बिलीव हो जाता है कि वी नीड टू सपोर्ट हिम और हर, बी इट अ गर्ल और बॉय, बोथ इन बोथ द केसेस। तो आपको वो कॉन्फिडेंस पहले खुद में लाना होगा। यू नो, यू रेडिएट एनर्जी, वॉट यू हैव इन साइड यू, यू विल रेडिएट एंड पीपल अराउंड यू विल फील दैट पॉजिटिविटी। तो वो एनकरेजमेंट तुम्हें वहाँ से भी मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि व्हेन आई गो टू दिल्ली, तो वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वो साइड के, मतलब नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स स्पेशली, जो लड़कियां हैं एस्पायरेंट्स, वो बोलते हैं कि सर घर पे सपोर्ट नहीं है, घर पे सारा काम भी करवाते हैं। ये होना तो नहीं चाहिए आइडियली। पेरेंट्स और द सोसाइटी शुड ट्रीट मेन एंड वीमेन इक्वली। तो अपनी एक लड़की है, बेटा है, बेटी है, इक्वल ट्रीट करना चाहिए। बट द हम लोग, ये सोसाइटी कैसे होना चाहिए, लोगों ने कैसे होना चाहिए, पेरेंट्स कैसे बिहेव करना चाहिए, ये बोलने से हमारे प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होते। हमारे प्रॉब्लम तभी सॉल्व होते हैं, आई ऑलवेज टेल दिस टू एवरीवन, जब आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करो। तो ये चीज़ें तो चेंज करवाना ना मेरे ना किसी के हाथ में है, ना किसी के पेरेंट्स को हम लोग समझा सकते हैं। लेकिन आप जो कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्किल सेट एक्वायर करो। आई ऑलवेज से दिस कि जो स्किल सेट है, वंस यू हैव द स्किल सेट विच इंडस्ट्री डिमांड्स, कोई भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग, सिर्फ बाहर कोई तो जॉब दे दे, ये लेवल का आप कुछ भी एक्वायर करोगे, देन इट इज प्योर इंडिपेंडेंस। एक बार आप वो करना शुरू हो गए, एम्पावरमेंट शुरू होता है, चॉइसेस मिलना शुरू होता है। एंड शुरुआत में वीमेन हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन टाइम निकाल के, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। जैसे आपने बताया कि एक बार आप एक एग्जामिनेशन क्रैक कर दो या उसके आसपास चले जाओ, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। जब तक आपसे एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता ना, तो तब तक क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तेरे से हो ही नहीं रहा है, तुम टाइम पास कर रहे हो, या फिर ये। तो वो लेवल तक डेडिकेशन लेके जाओ। अ, एक बार एक एग्जामिनेशन, कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ या क्लोज भी चले जाओ, इफ दे सी दैट पोटेंशियल, तो दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी। शैली जैन नाम की मेरी स्टूडेंट है, तो उसने एसएससी सीपीओ में शी इज ऑल इंडिया रैंक 3, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। शी ऑल्सो क्रैक्ड एसएससी सीजीएल, इवन विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल के थ्रू जा रहे हैं। मेनी मेनी गर्ल्स आर ऑलरेडी डूइंग दिस। द सिचुएशन एट होम कैन नॉट ऑलवेज बी चेंज्ड, एंड यू कैन नॉट ऑलवेज कन्विंस द पेरेंट्स, दे माइट बी ऑफ ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। लेकिन वंस यू स्टार्ट शोइंग द पोटेंशियल, दे विल अंडरस्टैंड इट। एंड उनको जब रियलिस्टिकली लगेगा, तो वो पक्का सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए स्ट्रगल जो है, फेथ जो है, वो होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वी समटाइम्स गेट डिस्ट्रैक्टेड, और डर लगता है कि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, एंड ये डर की वजह से हाफ हार्टेड एफर्ट्स डालते लोग। आपके साथ में भी काफ़ी लोग दे रहे होंगे। सो आपको क्या लगता है कि आज बहुत सारी लड़कियां एग्जामिनेशन क्रैक कर भी रही है, बहुत सारी कर भी नहीं रही है, स्पेशली अबाउट गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से उनके एग्जामिनेशंस क्रैक नहीं होते? ऐसा आपको क्या लगता है? यू हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशंस, सो यू हैड बीन टू बोथ साइड्स। मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, कुछ क्रैक हो गए, कुछ नहीं क्रैक हो गए। और स्ट्रगल से हम लोग सीखते हैं कि विथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में, मीन्स वी हैव इम्प्रूव्ड। तो जब नहीं होता है तो क्या होता है, और होता है तो क्या होता है? अगर नहीं होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुद के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग। एंड द सेकंड पार्ट इज़ कि अगर हमें लगता है कि कहीं गलती लगी, ऑब्वियसली हुई ही होगी, होगी। बिकॉज
तभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो हम उस पे वर्क करें। वी स्टार्ट वर्किंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन कि रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा कि एक होना चाहिए बिलीव इन वन सेल्फ कि हाँ आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। एंड वही है जो बोलते हैं कि मतलब होप नहीं लूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मुझे तो यही सारे फैक्टर्स लगते हैं कि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीज़ें चलती रहती है, मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है, ऑफ Yes, कोर्स, of course, without रिफ्रेशमेंट, enjoyment we cannot रिजुविनेशन। have. Yes, rejuvenation is very या very important. स्टूडेंट्स को बहुत बार ऐसे लगता है कि जो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजुविनेट योरसेल्फ. लेकिन ऐसा भी नहीं एंड होना चाहिए कि या रिजुविनेशन शुरू कर दिया तो रिजुविनेशन यही करेक्ट। चल रहा है, सिर्फ टाइम पास ही चल रहा है. एंड ऑल्सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे एफर्ट्स होते हैं और हाँ, सही भी होते हैं, हमने किया भी होता है अच्छे से, बट होता है ना, मतलब 10 नंबर हार्डवर्क के, 8 नंबर, सॉरी, 8 नंबर हार्डवर्क के तो 2 नंबर लक के लगते हैं. होते हैं। तो वो भी एक कभी इवेंचुअली लक फैक्टर, स्टार्ट्स फेवरिंग जो हार्डवर्क कर रहा है. दैट एक इज बार नहीं करेगा, दो बार एब्सोल्युटली नहीं ट्रू। करेगा. हाँ। हम लोग हमेशा यूपीएससी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी का या ये सारे गवर्नमेंट जॉब जो है ना, उसकी जो एंट्री होती है उसका दरवाजा मोटा है, बहुत भारी है. आप हल्के से नॉक करोगे, आप बोलोगे प्लीज मुझे अंदर आने दो, कोई आपको एंटरटेन नहीं करने वाला. ये दरवाजा लात मारने से खुलता है. आपके पैरों में ताकत होना चाहिए लात मारने का, तब तक ये कुछ नहीं होता है. सो अपने आप को गलतियां सुधारो. दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं. तो ये मिस्टेक सुधारने के बाद हम लोग एक लेवल अचीव करना शुरू कर देते हैं. तो कौन से सबसे कॉमन मिस्टेक्स आपको ऐसा लगता है कि जब एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होती है उसमें? लेट अस कीप लक फैक्टर या असाइड. सर, मुझे तो लगता है कि मतलब सही डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स नहीं होते। राइट. वेयर आई वेंट रॉन्ग, आई लाइक एनालाइज्ड कि आई माई हार्ड वर्क वॉज देयर, आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, बट द इट वॉज नॉट इन अ करेक्ट डायरेक्शन। मैं मुझे नहीं पता था कि हमें PYQs भी देखने होते हैं, हमें मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, हमें एनालाइज करना होता है कि डोमेन क्या है पेपर में, कि कहाँ हमें कितना परसेंटेज ऑफ एफर्ट देना है और वहाँ से कितना हमें आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू शुड एनालाइज कि मतलब रिक्वायरमेंट क्या है पेपर की, और डायरेक्शन सही होना चाहिए एफर्ट्स का। ओके. अब जब भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लीटली क्लूलेस है. बस एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग जेनेरिकली, मीन्स हर एक चीज़ पढ़ना है हाँ। उनको, और एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट पता ही नहीं रहता. तो जब हर एक चीज़ पढ़ना शुरू होता है वो इतना बड़ा रहता है सिलेबस सारा, करेक्ट। और एक्चुअली जो पढ़ना रहता है ना, हम लोग जो बताते हैं वो इतना सा रहता है. हम्म। लेकिन उनको डर लगने लगता है कि हम लोग ये सारा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो या तो समझ में नहीं आएगा, या फिर उनको लगता है कि उनका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट होता रहता है. सो व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तब क्या आपने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा था एंड इवेंचुअली कम करना शुरू कर दिया? व्हाट वाज योर जर्नी? यस सर, सेम, मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और इतना ज़्यादा था कि वो मल्टीपल रिविजन्स नहीं हो नहीं हो पाते। पाते. तो रिविजन इज़ द की, मतलब रिवाइज करो तो लाइक अच्छे से चीज़ें याद रहती है। तो फिर जब मुझे अच्छे से पता चला कि हाँ रिक्वायरमेंट क्या है, और मुझे पता चला कि हाँ इसमें मैं ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मुझे इसमें अच्छा करना है, और ये इसमें मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना है। तो वो स्ट्रीमलाइन जब हो जाता है और चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, मैं थोड़ा पढ़ूंगी एंड आई रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो मैंने वही स्ट्रैटेजी रखी कि मैं थोड़ा पढ़ूंगी और जो रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ूंगी, उतना बट मैं पढ़ेंगे. रिविजन्स अच्छे से करूंगी। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो मेमोराइज करना आसान हो करेक्ट। जाता है. अदरवाइज लोग, मैंने जो देखा है, देखो हार्डवर्क का कमी नहीं है, मुझे लगता है कि फेथ का कमी है. जब गाइडेंस, एक तो गाइडेंस है, जब पता नहीं रहता तो आप कुछ भी पढ़ते रहते हो. मतलब चीज़ें सेम ही है. एवरीवन इज गोइंग टू रीड लक्ष्मीकांत एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न. हिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ें पढ़ते हैं. जो एग्जामिनेशन क्लियर करता है और जो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाता, ये दोनों कुछ भी अलग नहीं पढ़ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इट सेपरेट्स देम? जो क्लियर कट डिमार्केशन है, जब सारे लोग सेम किताबें पढ़ रहे हैं, तो एक जो जिसने एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जो टॉपर है, ऐसा क्या चीज़ें करता है जो एग्जामिनेशन क्रैक करने वाला नहीं करता? जैसे कि मैंने बोला सर कि सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। यस.
फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है Right. कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा, से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में हाउ मच इज द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वन कैन नॉट नेग्लेक्ट इट बिकॉज वहीं से हमें पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आने वाले हैं। और एक ना कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है कि जब हम किसी टॉपिक को हमने पढ़ लिया और वहाँ से हमने PYQs लगा लिए तो फिर लगता है कि अरे वाह यार, अभी तो ये मुझे आ रहा है और यही तो वो पूछते हैं और मुझे तो ये आ रहा है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड देन वी परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन। तो वो एक और एक तरीका भी पता चलता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट यस, करते किस हैं। तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, और एक चीज पता चलती है कि ये जो एग्जामिनर है ना, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। हाँ अभी उसके यूपीएससी या फिर मतलब सीएपीएफ है, सीडीएस है, या कोई भी एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो डिलिबरेटली ना हर बार वो क्वेश्चन में कुछ तो डायनामिक्स डाल देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बना देते हैं, या तो ऑप्शन में इधर उधर घुमा देंगे, यस आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं। सो वंस यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, आपको समझ में आता है कि एक जगह पे करेक्ट लिखा है, एक जगह पे इनकरेक्ट लिखा है, एक करेक्ट जगह पे नॉट करेक्ट लिखा है, जो हम लोग फास्ट रीड करते हैं तो मिस कर देते हैं। ऐसे करेक्ट छोटे छोटे कंडीशंस डाले रहते हैं, एंड तब हम लोग को पता चलता है कि यूपीएससी ये कौन से ट्रिक्स से करेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पहले अटेम्प्ट में हम लोग को पता चलता है हम लोग ने कुछ और आंसर गेस किया रहता है, जब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं देन वी अंडरस्टैंड दैट अरे हाँ यार, ऐसे ऐसे पूछ रहा है। यस तो ये वाली चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में पहले सबसे पहले समझ लेना है कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, सो दैट वी डू नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। यस अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ क्वेश्चंस है हम लोग को आते हैं लेकिन हम लोग एग्जाम में मिस कर देते हैं, या हमारी गलतियों की वजह से वहां पे जाके हम लोग ने लास्ट मोमेंट में उसको गलती किया? तो हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी प्रेशर की वजह से प्रेशर क्वेश्चंस की गलत हो जाते हैं, कभी कभी हम जल्दी में रहते हैं तो हम मिसरीड कर मिसरीड देते हैं कर देते क्वेश्चंस हैं। को, कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वही होता है, कभी कभी लैक ऑफ रिविजन भी जी। फैक्टर होता है कि हमने पढ़ा तो है बट हम समझ नहीं पा रहे, और कभी कभी वही यूपीएससी का चक्कर कि वो घुमा देता है क्वेश्चंस को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बट मैंने जितना ये किया है कि स्टिक रहना है जो जो पढ़ा है और उसमें से बेस्ट। और वही जैसा सब बोलते हैं कि अगर आपने दो भी एलिमिनेट कर दिए ऑप्शंस, यस, एलिमिनेशन इज द की, यू नो। एलिमिनेशन इज द की। हाँ, तो अगर एलिमिनेट कर दिए तो फिर अटेम्प्टेड। अटेम्प्ट करना ही है। वही है। Okay. आपको क्या लगता है कि एग्जाम से पहले कितना रिवीजन कर लेना चाहिए एक सिलेबस का? सर 3 टाइम्स तो कर ही लेना चाहिए। ओके। मैंने तो मतलब मेरा ये मानना है कि 3 टाइम्स तो कर ही लेना चाहिए। बाकी कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो 1-2 बार में भी कर लेते हैं, हाँ, बट फॉर मी पर्सनली आई बिलीव yes, इन मोर एंड मोर रिविजन्स। more and more. या What is the role of current affairs in examination, these kind of examinations, जैसे सीडीएस है, सीपीएफ है, एफकैट है? सर एफकेट में तो इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, तो उन वो ज़रा करंट अफेयर डालना स्टार्ट करा है उन लोगों ने, वरना पहले तो स्टैटिक स्टैटिक ही आता। स्टैटिक ही आता था। और सीडीएस और सीएपीएफ में तो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से एंड इट्स अ स्कोरिंग सेक्शन एज वेल। Yes. तो तो इसमें मैंने बहुत बार देखा है कि जो करंट अफेयर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये बहुत बहुत बार इररिलेवेंट करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट सीडीएस और सीएपीएफ का करंट अफेयर्स, या एफकैट में भी आजकल जो आ रहा है ना, ये करंट अफेयर्स इतना यूनिक है, इतना सिंपल है, उसके बाहर कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, डेज है, डिफेंस वाला करंट अफेयर्स है, ऐसे 10-15 पैटर्न है। इतना भी कर लिया, मतलब मंथली करंट अफेयर्स आपका जाएगा 30 से 40-50 पेजेस, उसके आगे जाता नहीं है। और यस टोटल एग्जाम से पहले जनरली 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आता है, वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी ये जो सीडीएस हुआ, सीडीएस 1 2022 वाला, तो उसमें करंट अफेयर्स कहाँ से ज्यादा आया था? हैव यू एनालाइज्ड इट? यस सर, लाइक एक तो मतलब कुछ कुछ करंट अफेयर्स जैसे कि डिफेंस से आए थे, और देन वहाँ से स्पोर्ट्स से भी कुछ पूछे स्पोर्ट्स से थे। आता है हमेशा, उसके हाँ। बाद से इट वाज ऑल मिक्स्ड सर। यस, या यस। इट वाज लेकिन क्या बहुत अनएक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स नो कुछ था? अनएक्सपेक्टेड नहीं। कुछ एग्जैक्टली। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि लाइक इफ अ पर्सन इज इन रेगुलर टच विद द न्यूज़ देन ऑल्सो विल बी एबल टू अटेम्प्ट। जैसे वो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन ब्रिक्स तो वाला क्वेश्चन। काफ़ी इजी था। तो ऐसे है, और बाकी तो करंट अफेयर सब पढ़ते हैं तो वो थोड़ा प्रिपेयर तो करना ही पड़ता अच्छा, है। आप न्यूज़पेपर पढ़ती हो? यस सर, आई कौन डू। सा वाला? द इंडियन एक्सप्रेस, पहले द हिंदू पढ़ती थी, देन आई स्विच्ड टू द अच्छा, व्हाई इंडियन डिड यू स्विच फ्रॉम हिंदू टू इंडियन एक्सप्रेस? because everyone was saying that like Indian Express is more neutral, Yes, so that's that why. is one of the
think that And Indian also Express I is like the editorials that right, are in Indian Express, right. so it's more And what good what do you and think about the language of both newspapers? Which one you find easier to understand? the Indian Express, Indian Express, obviously. yes. Yeah. So it is my opinion also. Basically, if you are planning to start a newspaper, you should start with Indian Express and stick to Indian Express. इंडियन एक्सप्रेस हिंदू दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन हिंदू जनरली वो लोग पढ़ते हैं दोज हु आर फार मोर इंटरेस्टेड इनटू सिविल सर्विसेज, जैसे Yes. आईएएस आईपीएस हो गया. हमारे लेवल के लिए इंडियन एक्सप्रेस इज मोर देन एनफ. आप पढ़ती क्या हो उसमें? सर मैं उसमें एडिटोरियल्स वाला पेज पढ़ लेती हूँ, उसके बाद से द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन जो होता है उसमें कभी कभी काफ़ी अच्छी चीज़ें राइट. आती है, तो वो पढ़ लेती हूँ. और वही फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, फिर वर्ल्ड न्यूज़ वाला जो सेक्शन होता है. अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला न्यूज का कितना फायदा नहीं, है? वो सर वो तो हम देख के स्किप कर देते हैं. और स्पोर्ट्स वाला? स्पोर्ट्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ती. जिनको इंटरेस्ट होता है वो पढ़ते हैं. हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स का सच में लगता है एग्जाम में कुछ फायदा होता नहीं, है? नहीं एग्जैक्टली. होता, तो सो मतलब जो ज़रूरत मोस्ट भी नहीं है. इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं सेक्शन, वो हम्म. हमारे लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. करेक्ट. हमारे लिए जो जरूरी है वो एडिटोरियल है मेनली, और करेक्ट. बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम्म. जनरली करंट अफेयर से मिलता है. सो एज फार एज प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द पेपर वन, या जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, उसका करंट अफेयर्स फैक्चुअल है. वो आप कोई भी दूसरे सोर्स से, या तो यूट्यूब से, या अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स, या कोई भी मैगजीन से आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, जो ट्रू. फैक्ट्स वाला पार्ट है. करेक्ट. लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, दैट फॉर दैट यू कैन रिलाई ऑन एडिटोरियल्स व्हिच विल या गिव यू वर्ल्ड ओपिनियन व्यू, बिल्डिंग. ओपिनियन बिल्डिंग, या जो आपको इंटरव्यू में, या डिस्क्रिप्टिव सीएपीएफ का पेपर है, एसएसबीज इंटरव्यूज है, उसमें वो काम में आएगा. करेक्ट सर. आपने न्यूज़पेपर पढ़ना कब से स्टार्ट किया? मैंने लास्ट ईयर जुलाई अगस्त से स्टार्ट किया मतलब था. अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हाँ, है. रिसेंटली स्टार्ट किया. न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, व्हाट चेंजेस इट ब्रॉट इनटू योर लाइफ? पहले तो मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप हुई, उसके बाद से इंग्लिश भी अच्छी होती है यस, इन इट इज न्यूज़पेपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एज फार एज, देखो मैं भी मराठी मीडियम से पढ़ा लिखा हूँ, बट वंस आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर तो मैंने भी बहुत बार बाद में शुरू किया, 2 जॉब करने के बाद. उसके पहले मैं भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं नॉवेल्स पढ़ता था. जब वो करना स्टार्ट कर दिया, वो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में मदद करता है, पक्का मदद करता है. करेक्ट. आपकी वोकेबलरी सिंपल होना शुरू हो जाता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसा नहीं है कि आप क्या डिक्शनरी के न्यूज़पेपर पढ़ती हो? नो सर. एग्जैक्टली. ना हम लोग डिक्शनरी लेके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ना हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं. डिक्शनरी लेने का जरूरत ही नहीं है. उसमें से लेना क्या है, आपको कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना है. एग्जैक्टली. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मुझे वोकेबलरी नहीं आता, तो मैं रोज वर्ड निकालूंगा, लिखूंगा. लेकिन जो न्यूज़पेपर का वोकेबलरी है, ये ज़्यादा एग्जाम में काम में भी नहीं आता. दूसरा, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स या वो जो जर्नलिस्ट है, उनका जो लेवल है, वो लेवल के आंसर्स यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, बिकॉज उनका तो लाइफ एक्सपीरियंस है, 20-30 साल से वो यही फील्ड में है. तो वो उतने लेवल का मीन्स लिंग्विस्टिक डेक्सटेरिटी या फ्लूइडिटी हम लोग ला भी नहीं सकते, कोई भी नहीं ला सकते. इट बिकम्स डिफिकल्ट. लेकिन जो चीज़ हम लोग सीखते हैं, सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है या कुछ लिखा हुआ है, वो समझना. एंड तीसरा, एक कॉन्फिडेंस दिलाता है, करेक्ट. वो हमारे नॉलेज को भी इन्हेंस करता एनहांस है, करता है. एंड अल्टीमेटली नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस, यस. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपको कुछ शेयर करना होगा तो आप बता दीजिए. अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अनअकैडमी के साथ जुड़ के आप एक तो आई कैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर? मेरे कज़न ने बताया था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब. 9th स्टैंडर्ड? हाँ हाँ, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो तब मेरे पास सब्सक्रिप्शन तो नहीं था, बट फ्री वीडियोस के लिए उन्होंने बताया था कि यू कैन फॉलो अनअकैडमी, तो तब से मुझे अनअकैडमी का पता था. तो फिर जब मेरा एज आया वो प्रिपेयर करने का, तो फिर तब मैंने ले ली सब्सक्रिप्शन और तब मैंने प्रिपेयर किया. आपने सीडीएस एप्केट सीपी का सब्सक्रिप्शन लिया था? यस सर. ओनली डिफेंस प्रिपरेशन? यस सर. ओके. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विथ अनअकैडमी, एंड
कौन से टीचर है जिनको आप एडमायर करती हो, जिनको लगता है कि जिनकी मदद से आपने एक एग्जामिनेशन क्रैक किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल अनअकैडमी सच में बहुत अच्छा है, बिकॉज़ हम ऐसे कोविड टाइम में भी हमने देखा कि जब हमारे कॉलेजेस भी ऑनलाइन चल रहे थे तो इट हेल्प्ड अ लॉट प्रिपरेशन में। एंड हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलती है चॉइसेस कि मिलती अगर है, हमें एग्जैक्टली। इन एजुकेटर का नहीं समझ आया तो हम यहाँ चले जाएंगे, तो बहुत वो हमें ऑफलाइन में नहीं मिल नहीं पाता। तो और टीचर्स जिनको मैं एडमायर करती हूँ तो सिद्धांत शर्मा सर, ही इज आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। उनके वजह से ही मेरे एग्जाम्स क्लियर हुए और मेरी all the people who are preparing for competitive examinations in CDS AFCAT CATIF, एग्जैक्टली इंग्लिश का जो है सिद्धांत शर्मा सर बाप है उसमें, मतलब उनका कोई जवाब ही एग्जैक्टली। नहीं है। एंड सर नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स, इन मतलब इन ऐसे रियल भी लाइफ इन आल्सो, रियल यस। लाइफ ऑल्सो उनकी वजह से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है। तो अ बिग थैंक्स टू हिम एज वेल। एंड देन श्री प्रतीक सर फॉर प्रतीक सर, ही जीएस। इज अमेजिंग। तो मतलब मुझे इन दो एजुकेटर्स का, एंड मैथमेटिक्स के लिए संदीप सर, संदीप सर, तो ये 3 एजुकेटर्स हैं whom I admire a lot. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट्स अमेजिंग। और ये सारे ही, आपको क्या लगता है कि क्या अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपको सही से गाइड कर पाते हैं? यस सर, डेफिनेटली। अगर उनके वजह से ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो बिग क्रेडिट टू देम। उनका रोल कितना आता है एग्जाम प्रिपरेशन में? बहुत सारे लोग अपने आप से भी प्रिपेयर कर पाते हैं और क्रैक भी कर लेते हैं एग्जामिनेशन। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ कोचिंग सेंटर, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट taking subscription, it is not just about that. Mainly, what do you think is the difference between one who is taking a guidance and one who is not taking a guidance? क्या डिफरेंस आता है, आपको ऐसा लगता है? गाइडेंस नहीं लेने पे मुझे ऐसा लगता है कि हम गलती करके सीखते हैं, हाँ, और गाइडेंस लेने पे हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की गलतियों से पहले ही सीख पहले सकते सीख हैं, सकते बिकॉज हैं। उन्हें एक्सपीरियंस है क्या रेलिवेंट है क्या नहीं, तो वो करेक्ट गाइडेंस देते हैं और इट हेल्प्स अस क्रैकिंग द एग्जाम अर्लियर। यस, एक तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का ड्यूरेशन आपका शॉर्ट कर देता है। एग्जैक्टली। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस का बाकी सारी चीजों से ज्यादा रोल आता है कि आपका प्रिपरेशन जो आप इतना बड़ा लेके चल रहे हो ना, उसको इतना सा कर देते हैं वो। यस, ठीक है, वो करेक्ट। सिखाएंगे, सारा बताएंगे, इतना ही याद रखो। एग्जैक्टली। एंड अगर हम खुद से करते हैं तो हमें 5 सोर्सेज पे जाना पे होता है, जाता है, ये यहाँ से करेंगे, ये या यहाँ से और ये यहाँ से। अब जैसे संदीप सर ही हैं, तो अब हम मैथमेटिक्स के वो इतने सारे साथ क्वेश्चंस लेते हैं, लेके आते हैं अलग 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 टॉपिक से, और वो सब हमें एक साथ साथ देते हैं। देते तो हैं। हमारे उतने एफर्ट्स तो बच गए, वो टाइम हम प्रैक्टिस में लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट में लगा सकते हैं, तो ऐसे भी हमारे एफर्ट्स बच ग्रेट जाते हैं। ग्रेट, एग्जैक्टली। तो और मॉक टेस्ट का कितना रोल लगता है? बहुत है सर, वहाँ से हमें अगेन स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है कि हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन में हम रिस्क ले सकते हैं, कितने क्वेश्चन में हम गेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें मॉक टेस्ट से ही पता चलती है। फिर टाइम मैनेजमेंट जिन एग्जाम्स में प्रॉब्लम होता है तो वो भी मॉक टेस्ट से बिल्ड होता है। जी सर। ग्रेट अश्मिका, और आप कुछ बताना चाहोगी एस्पायरेंट्स को जो नए आने वाले हैं, स्पेशली लड़कियां जो आजकल डिफेंस में ज़्यादा आना चाहती है, जो आप कुछ बताएंगे तो उनको थोड़ा मदद हो जाएगा, एंड they'll फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रोल मॉडल। या सो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हमें हार्डवर्क करते ही रहना चाहिए, और वन डे इट विल डेफिनेटली पे ऑफ, हार्डवर्क विल पे ऑफ। और जो भी ड्रीम है उसको परस्यू करना ही चाहिए, एंड हमें सोचना नहीं चाहिए कि मतलब ठीक है नहीं हो रहा, बट कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। जैसे कि मेरे भी 2 अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, बट आई वाज कि हाँ मुझे अपनी गलती पता थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर मुझे पता था कि ठीक है यार, यहाँ तो मैंने गलती करी, अगली बार मैं ये नहीं करूँगी तो हो जाएगा, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू अश्मिका, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच सर। एंड अनअकैडमी की तरफ से हम आपको एक गिफ्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, इट्स टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर। थैंक यू।